नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 जेल वार्डन, फायरमैन, घुड़सवार के लिए मैथ्स प्रैक्टिस ये टेस्ट सीरीज़ है आप लोगों के लिए, जिसमें हमने संभावित प्रश्नों का जो पैटर्न होता है उसी को लेकर यहाँ पर प्रश्नों का समावेश किया है। जो आपका एग्ज़ाम होना है 19 और 20 तारीख को, उसी को लेकर ये टारगेट जो है प्रश्नों का हम लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। तो आज ही आपको ये टेस्ट सीरीज़ लगाना है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कि यहाँ पर अनअकैडमी पर लाइव क्लास चलती हैं जो फ्री होती हैं। ये सभी क्लासेस आपको देखने के लिए आपको AK लाइव रेफर कोड यूज़ करना होगा, तभी आप इनको देख पाएंगे। AK लाइव रेफर कोड है, आप उस कोड का यूज़ कीजिए तो आप फ्री में इसको अनअकैडमी पर देख सकते हैं। चलिए, बाकी अनअकैडमी अब आपको ऑल यूपी स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन करा रहा है, जहाँ पर डेली लाइव क्लास मिलता है, लाइव टेस्ट क्यूज मिलता है, सभी क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है और पहले से ही पूरा कोर्स का शेड्यूल आपको मिल जाता है। PDF फाइल भी आपको मिलता है, डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको मिलता है। आपकी कोई क्लास छूट जाती है उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से यूपी स्टेट के यूपी PCS, UPSI, BEO, RO, लेखपाल, यूपी जेल वार्डर, UGT, PGT आदि की तैयारी कर सकते हैं ओनली वन सेक्शन में। यहाँ पर आपको बता दें कि यूपी PCS 2021 फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है 11 अक्टूबर से। यूपी PCS फाउंडेशन इंग्लिश बैच कोर्स 21 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। रिवीजन बैच चल रहा है यूपी जेल वार्डर के लिए 2 नवंबर से, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। UPSI फाउंडेशन बैच कोर्स चल रहा है 2021 के लिए 9 नवंबर से, इसको आप देख सकते हैं। सभी टॉप एजुकेटर हैं जिनसे पढ़ने का आपको मौका मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर अनअकैडमी के प्लान है, आप जिस प्लान को लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, मेरा रेफर कोड यूज़ कीजिएगा AK लाइव, तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये सब चीज़ें आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर मिलेगी। तो हमारा पहला प्रश्न है, देखिए ध्यान से स्क्रीन पर, कि 7/16 और 7/48 का योगफल कितना होगा। देखो जो पैटर्न है आपके एग्जाम का, उसी पैटर्न पर यहाँ पर हम आपको करा रहे हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे करेंगे। जिस किसी को भी आता हो तो कमेंट सेक्शन में वह अपना जवाब देता चले, बाकी मैं यहाँ पर आपके लिए सॉल्व करता चलूँगा, ठीक है। बाकी जो आपका उत्तर आएगा तो मेरे उत्तर से आपको मैच करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/16 प्लस के 7/48। हम एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा एलसीएम, 48 आ जाएगा। तो 16×48 यानी कि 7×21 हो जाएगा, ऊपर प्लस के 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 28/48 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 × 7 = 28, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12 हो जाएगा। तो ऐसे 7/12 जो है आपका सी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य है। तो इसको देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, उसने बोला कि सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25, 35 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य है। तो जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है तो डायरेक्टली जो संख्या से आपको भाग करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, उनका क्या ले लेंगे आप, लैसे यानी कि एलसीएम ले लेंगे। तो कैसे लेंगे आप, यहाँ पर इनका लैसे ले लेंगे। कैसे लेंगे, ऐसे करेंगे कि भाई 15, 25 और 35, इसको हम भागफल विधि से ऐसे करेंगे, ठीक है। तो 5 × कितना हो जाएगा 15, 5 × 5 = 25 और 5 × 7 = 35, ठीक है। तो हमारे पास जो गुणनखंड आए हैं 5 × 15 × 5 और ये 7, यानी कि 5 × 5 = 25 और 25 × 75 और 75 7 कितना हो जाएगा आपका 525। तो हमारा जो है यहाँ पर एलसीएम जो LSA इनका आया है वो कितना है यहाँ पर 525 आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, इन 525 से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है भाई, वो होती है आपकी 999, यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो जब हम इसको भाग करेंगे, ठीक है, 525 से, तो क्या करेंगे, कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा, 525 आ जाएगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा, 7 बचेगा, यहाँ पर 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, 474, ऊपर से 9 आ गया, ठीक है। तो अब कितनी बार चलेगा, देखो ये कितने के आसपास है, 47, 49, हमें पता है कि 5250 आ जाएगा। अगर मैं 10 के साथ कैलकुलेशन करता हूँ, ज़्यादा हो जाएगा, 9 के साथ करते हैं, 525 के साथ गुना तो 25 आ जाएगा, 9 × 5 = 45 आ जाएगा, और 9 दूनी आपका 18, 2 20, सॉरी 22 हो जाएगा, इसको 9 × 5 = 45 और 2 47 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कितना आ गया आपका यहाँ पर 24 बच जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक। यदि मैं इस 24 को इस संख्या में से घटा देता हूँ तो 5, 7, 9 और मेरा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यह वह संख्या है 4 अंकों की, ठीक है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी वह संख्या है जो 15, 25, 35 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित हो सकती है, ठीक है। ये पूरी विभाजित हो जाएगी, क्योंकि ये जो संख्या थी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, ये नहीं हो रही, क्योंकि इसमें कितना शेषफल बच रहा है
24 बच रहा है। यदि मैं इसमें से 24 घटा देता हूँ तो मेरे पास ये संख्या आ जाती है। आप चाहे किसी से भी भाग करके देख लीजिए, 15 से, 25 से, 35 से, प्रत्येक से ये संख्या विभाजित हो जाएगी। तो ऐसे आपने उत्तर निकालना है। फाइनल उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि 150, 225 और 375 का मैसे कितना होगा। तो देखो उसका मैसे कैसे निकालेंगे, भागफल विधि से निकालेंगे। सबसे पहली छोटी संख्या से हम उससे बड़ी संख्या को भाग करेंगे। 150 से 225 को करेंगे तो एक बार चलेगा, 150 आ जाएगा। कितना बचा यहाँ पर हमारा, ये 5 आ जाएगा। 22 में 7 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस 150 जिससे भाग करेंगे इसको यहाँ लिख लेंगे तो 2 बार चलेगा, 75 ये कट जाएगा आपका यहाँ पर। तो यानी जब ये 75 से अगर ये कट रहा है तो 75 से 375 अगर कट जाता है तो समझो हमारा यहाँ पर जो मैसे है वो 75 होगा। तो 75 से भाग करके देखते हैं, 375 भाग करेंगे कितनी बार चलेगा, 5 बार, 375 आ जाएगा। तो ये कट गया, यानी कि 75 जो है इनका मैसे है। तो सी ऑप्शन हमारा उत्तर आ जाएगा। ऐसे करेंगे सभी प्रत्येक प्रश्न को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है। तो यहाँ पर जो नीचे संख्या दी गई है 24 से पूरी तरह विभाजित करेंगे। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आपको मिलता है, ये बहुत ईजी प्रश्न है। क्या करेंगे, जैसे कि हमको पता है कि विभाजित होने का जो नियम है भाई, 2 से विभाजित होने क्या नियम है, 3 से विभाजित होने क्या नियम है, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 11 से, 12 से, 13 से। तो ये जो नियम होते हैं अगर आपको ये पता है तो आप इसे बड़ी ही ईजिली से कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको भाग करेंगे तो कमेंट सेक्शन में तुरंत मुझे जवाब दीजिएगा। ठीक है, मैं देखूंगा कि कौन अभ्यर्थी इसका सही जवाब यहाँ पर देगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका जवाब देना है। अगर आपको विभाजित होने के नियम पता है तो वह नियम लगाकर आप उससे गुणनखंड कर लीजिएगा। जैसे 24 है तो कैसे करेंगे, 2 या 6 आ जाएगा और 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। 2 3 4 जिस किसी में भी 2 3 4 का यहाँ पर चल जाएगा तो समझो वो अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है, या सम में कर सकते हैं, 6 दूनी 12 ऐसे करके कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है। तो जो भी संख्या होगी वो आपका उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यदि संख्या 164 को 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान कितना होगा। छोटा भाग कौन सा है, 9 है इसमें। तो उसने बोला कि हमारे पास एक संख्या थी, हमने इसको 32 और 16 के अनुपात में बांटना है, सॉरी 9 के अनुपात में। ठीक है, तो जो हम बांट रहे हैं इसको, तो छोटा भाग है, इसमें कितना मान इसका आएगा, है ना। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो छोटा भाग पूछा है तो छोटा भाग बराबर इक्वल टू कितना होगा, टोटल वैल्यू कितनी, 164 गुना जिसके बारे में छोटा भाग कौन सा है, 9 का, तो 9 अनुपात आ जाएगा, यहाँ पर 9 लिख देंगे, बटा अनुपातिक योग। अनुपातिक योग कितना हो जाएगा भाई, 32 + 9 हो जाएगा हमारा। तो कितना हो जाएगा, 41 जो है नीचे आ जाएगा। इससे ये कट जाएगा 4 बार, और 4 9 36। तो यानी कि जो छोटा भाग है उसका जो मान है वो आपका 36 है। तो ऐसे करेंगे। फॉर्मूला होता है कि भाई जब भी किसी का मान निकालना हो, भाग निकालना हो, तो टोटल वैल्यू रखेंगे जिसका पूछता है, जिस अनुपात का, बड़े का पूछता तो बड़ा रखते हैं यहाँ पर, बटा अनुपातिक योग। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है, प्रतिशत में कट ऑफ क्या है, ये हमको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यानी कि हमें बताना था सिर्फ ये जो 522 है ये कितना % है इस 600 का। ठीक है, मतलब एक कॉलेज है, एक परीक्षा है जिसमें 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, परीक्षा में अर्हता प्राप्त यानी कि पास होने के लिए, तो प्रतिशत में कट ऑफ क्या है गई है। तो कट ऑफ कैसे निकालेंगे, देखो भाई, तो हम कैसे निकालेंगे भाई 600 का कितना % यानी कि x% क्या है भाई, 522 है। ऐसे करेंगे, 600 का कितना %, कितना यानी कि x% जो है 522 है। तो कैसे करेंगे, x = 522, इससे 2 0 आपकी कट जाएंगी, नीचे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इससे 6 से जब हम भाग करेंगे तो 6 8 आपका 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। आपके पास 42 बचा, 6 7 42, यानी कि 87% जो है हमारे को पास होने के लिए इसमें ये नंबर, यानी कट ऑफ इसका 87% गया है। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा, 87% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में 1980 रुपये का ब्याज कितना होगा।
देखो ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज वाला प्रश्न है। कैसे इसको करेंगे, देखो हमें पता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 होता है, ठीक है, 100 होता है। तो क्या करेंगे, मूलधन कितना है 980 रुपये है, दर कितनी है 8% है, समय कितना है 5 वर्ष है, बटा 100 आ जाएगा। इससे ये 0 काट देंगे, ठीक है। इस 5 से क्या करेंगे, 5 दूनी कितना आ जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, 2 से इसे काट देंगे तो 198 गुना 4 हो जाएगा, ठीक है भाई। कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि 200 चौके 800 हो गया, और 2 चौका 8 घटा देंगे तो यानी कि 792 आ गया आपका, ठीक है भाई। 792 रुपये जो है, इसको 5 वर्ष में 8% की दर से 980 रुपये पर 792 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है, 5 वर्ष में। तो ऐसे आप लोगों ने करना है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इसको समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 15% के लाभ और 90% की हानि के बीच का अंतर 768 रुपये है। यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य बताना है, ठीक है। हमें यहाँ पर उस वस्तु का लागत मूल्य बताना है, क्रय मूल्य बताना है, ठीक है। तो हमने मान लेना है कि माना ऐसे प्रश्न में मान लें जब हमारे पास लागत मूल्य नहीं है तो माना वस्तु का लागत मूल्य जो है, लागत मूल्य क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे, ठीक। तो x पर जो है इस लागत मूल्य पर उसको 15% का लाभ हो रहा था। जब लाभ होगा तो 115 कर देंगे, ठीक, कितना कर देंगे 115 कर देंगे। वैसे ऐसा कर लेते हैं, ऐसे भी कर लेते, ठीक है, ऐसा कर लेते, चलो इतना हो गया। और फिर कहता है हमें कि इस पर जो है 9% की हानि के बीच का अंतर। जब 9% की हानि के बीच का अंतर हमसे बोल रहा है, 9% की हानि, तो कितने की हानि हुई इस पर, उनका अंतर है x गुना यानी कि 91/100 हो गया, इक्वल टू इनका अंतर कितना है 768 है, ठीक है भाई। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम समान आ जाएगा इनका, ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। ये 115x हो जाएगा, ये 91x हो जाएगा, इक्वल टू 768 रुपये। हम क्या करेंगे, 9 और 15 कितने हमारे हो जाएंगे, यहाँ पर 9 और 15 हमारे 24 हो जाएंगे, ठीक है। तो जब घटाएंगे तो कितना बचा हमारे पास, 24x/100 हो गया, इक्वल टू 768, ठीक है भाई। तो इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे और इस 24 को इधर ले आएंगे, यानी कि x इक्वल टू 768 गुना 100 हो जाएगा बटा 24 आ जाएगा, ठीक है भाई। जब इसे हम चलाएंगे तो 24 जो है कितनी बार चलेगा, 24 चलेगा यहाँ पर 3 बार, ठीक है, क्योंकि 25 या 75 होते हैं तो ये 72 बार चलेगा, ठीक है। तो बचा हमारे पास 4 और 48 हो जाएगा, तो 24 दूनी 48, यानी कि x इक्वल टू हमारे पास 3200 रुपये उस वस्तु का लागत मूल्य आ गया। x की वैल्यू जो हमने मानी थी वो लागत मूल्य मानी थी, जो कि x आ गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों ऐसे आपने करना था, ठीक है। उम्मीद है आप इसको समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि खिलौने का अंकित मूल्य उस पर 1800 रुपये था, बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलसिलेवार 2 छूटें दी गई, ठीक है। तो खिलौने का हमें आपको बताना है कि विक्रय मूल्य कितना था, विक्रय मूल्य कितना होगा। एक खिलौना है जो उसका अंकित जो एमआरपी है, उसका रेट जो है, जो एमआरपी रेट है वो 1800 रुपये है, लेकिन बिक्री के दौरान पहले उसने 20% की छूट दी, फिर 15% की, ऐसे करके जो है इसने 2 छूटें दी हैं। तो खिलौने का विक्रय मूल्य जो है कितना होगा हमें बताना है। कैसे करेंगे, हमारे पास जो एमआरपी है, जो अंकित मूल्य है वो 1800 रुपये है। पहली जो दर थी, ठीक है, वो कितनी थी 20% थी। दूसरी जो दर उसने लगाई है, जो छूट दी है, वो 15% की दर से दी है। तो खिलौने का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस हम कैसे ज्ञात करेंगे, अंकित मूल्य पर। देखो सब कुछ जो हो रहा है अंकित मूल्य पर ही तो छूट दे रहा है आपको, वो जो छूट दे रहा है अंकित मूल्य पर। जब छूट देता है तो क्या करते हैं, 100 में से 20 जाएगा तो 80/100 आ जाएगा, गुना 15 की है यानी कि 85/100 आ जाएगा। हमेशा याद रखना, जब भी छूट देता है तो 100 में से घटाएंगे, लाभ होता है तो हमेशा क्या करेंगे 100 में प्लस करेंगे। तो मैंने 100 में से घटा के डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है भाई। अब ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट जाएंगी,
इस 1 0 से 1 0 हम यहाँ पर काट सकते हैं, ठीक है। और बाकी हम अगर चाहते हैं ऐसे काटना, देखो इसे काट देते हैं किससे, 2 से काट, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 आ जाएगा, ठीक है भाई। इसको हम काटेंगे ऊपर तो ये कितना आ जाएगा आपका, 5 एकम 5 आ जाएगा और 5 सत्ते 35 आ जाएगा, यानी कि 18 गुने 4 गुने आपके पास कितना आ जाएगा भाई, 17 आ जाएगा। तो ये जो है आप इसे ऐसा कर सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, 18 गुना 4 करेंगे, ठीक है। इसकी जो है हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। आपको पता हो यदि हम 18 के पढ़ा पढ़ते 4 में तो कितना आ जाएगा आपके पास, 72 आ जाएगा। 72 गुने 17 यहाँ पर हम करेंगे तो जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, तो लास्ट में 4 किसके, इस ऑप्शन के हैं, तो यानी कि 1224 जो है डायरेक्टली हमारा उत्तर आ जाएगा। तो आप जो है इन्हें ऐसे कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है, अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि त्रिशा ने 2250 के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीनों के बाद त्रिशा ने 2880 का निवेश कर दिया। यदि 12 महीनों के अंत में त्रिशा के निवेश के समय से लाभ को जो है त्रिशा और त्रिशा द्वारा 25 और 24 के अनुपात में बांटा जाता है, तो त्रिशा ने कितने महीनों के लिए निवेश किया था, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें त्रिशा का पूछ रहा है तो क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, क्योंकि उसने बोला है स्टार्टिंग में कि इतने रुपए जो है के साथ एक कारोबार शुरू किया था त्रिशा ने, जबकि कुछ महीनों के बाद उसके साथ त्रिशा भी आ गई, उसने 2880 रुपये का निवेश किया उसके साथ। यदि 12 महीनों के अंत में त्रिशा के निवेश के समय से बात कर रहा है, लाभ को त्रिशा और त्रिशा में 25 और 24 के अनुपात में बांटा जाता है, तो त्रिशा ने कितने महीनों के लिए निवेश किया था। तो हम मान लेते हैं, माना आपकी जो त्रिशा थी उसने जो निवेश किया था वो x महीनों के लिए किया था, ठीक है, x महीनों के लिए। तो उनका यहाँ पर हमें दिया गया है, उनके निवेशों का अनुपात हमें दिया गया है, तो उनके लाभ का अनुपात हम कैसे निकालेंगे, देखो उनके हम क्या करेंगे, उनके निवेशों का अनुपात इजकल टू लाभों का अनुपात रख देंगे। तो भाई 2250 पर कितने का रखा था उसने, 12 महीनों के लिए, बटा इसने कितने का रखा, 2880 गुना x महीनों के लिए, क्योंकि इसके पास अभी महीनों की संख्या नहीं है, इजकल टू कितना था, 25/24 का अनुपात था, ठीक है भाई। यहाँ तक होने के बाद हम क्या करेंगे, x को ऊपर ले आएंगे, 24 को इधर 25 को इधर, तो यानी कि x इजकल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 2250 गुने 12 गुने आपके पास 24/2880 गुने 25 आ जाएगा, ठीक है, x इजकल टू। अब देखो हम क्या करेंगे, इस 25 से पहले हम क्या करेंगे भाई, ये जो हमारे पास 25 है 2250 है, इसको हम भाग करेंगे किससे, 25 से। तो क्योंकि 25 निम्न में कितना होता है भाई आपका, 25 निम्न में आपका होता है 225, तो यानी कि इसी से भाग करेंगे तो 90 आ गया भाई आपका, ठीक है, हमारा 90 आ गया है। तो अब जो ये 2880 है, इसको हम छोटी संख्या से भाग कर लेते हैं पहले, है ना, 12 से कर लेते हैं। जब 12 से करेंगे तो 12 दूनी कितना आ जाएगा आपके पास, इसे काट देते हैं, 12 दूनी 24, बचा हमारे पास 4 और 12 चौक 48, यानी कि इतना आ गया। इससे काटेंगे तो आपका 10 आ गया, इससे काटेंगे तो आपके पास 9 आ गया। तो यानी कि हमारे पास जो उत्तर आया है वो 9 महीने आ गया, यानी कि त्रिशा ने जो है ये जो निवेश किया था ये 9 महीनों के लिए किया था, ठीक है प्यारे अभ्यर्थियों। बाकी सभी से कहना चाहता हूं कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए ये टॉप मैथ्स के क्वेश्चन जो है आपके लिए चला रहा हूं, तो प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट techvideducation.com को जरूर विजिट करें। और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें, आपके पास जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप हो आपके साथी हो आप उनको जरूर शेयर करें। तो ये हमारा पहला पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट भी आपको जल्द देखने को मिलेगा। तो इस सेशन में इतना ही, बाकी मैं यही कहूँगा प्लीज़ एक बार सभी विद्यार्थी नए वीडियोस देखने के लिए, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हमारा वीडियोस अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। चलिए तो सेशन में इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। ओके बाय सभी प्यारे विद्यार्थियों को।